दौर ऐसा था जब बहुत पढ़े लिखे लोग नेतृत्व में थे। आज के दौर में आप देखिए किस तरह के लोग आपका नेतृत्व कर रहे हैं, आपके देश का, आपके समाज का, आपकी राजनीतिक सत्ता का। और वो देखिए उस दौर में, फ्रीडम स्ट्रगल के दौर में तो बहुत फर्क है। लेकिन इसकी वजह यह है कि बहुत सीमित समुदायों के लोग उस समय पढ़े लिखे लोग थे, लीडरशिप में थे। आज समाज का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है और राष्ट्रीय मुख्य धारा में इन्वॉल्व अपने को करता नजर आ रहा है। तो ये फर्क है। इंपावर्ड जो ग्रुप्स थे बहुत कम थे उस दौर में। कोई 7 साल 8 साल विलायत में रहकर, यानी इंग्लैंड के जमीन पर रहा, पढ़ाई किया, लिखाई किया, वहीं से पढ़कर यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका में पढ़ लिख कर आते थे लोग और यहाँ नेता बनते थे और बहुत बड़े नेता बनते थे। इसमें कोई दो राय नहीं, उनका रोल भी रहा। स्वयं बाबा साहब भी विदेश पढ़े। तो वो दौर था। लेकिन बहुत सारे नेताओं और बाबा साहब में बहुत बड़ा फर्क है और वो अगर आप उनके जीवन की कहानी पढ़ें तो समझ में आता है। आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। महाराष्ट्र में मैं कई बार, कभी 14 अप्रैल को, कभी संविधान दिवस के मौके पर, कभी किसी और मौके पर कई बार आ चुका हूं। नागपुर में भी और दूसरे और जो शहर हैं महाराष्ट्र के। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र में लोगों की बाबा साहब के जीवन, संघर्ष, उनके योगदान के कार्यक्रमों को लेकर काफ़ी उत्सुकता रहती है। इस बार जब मुझे आपके इस शहर हिंगन घाट में आने का मौका मिला तो मैं बहुत उत्सुक था कि ये कैसा इलाका है। इस शहर में मैं कभी नहीं आया। वर्धा में तो मैं आया हूँ, आई थिंक 2 या 3 बार, लेकिन इस कस्बे में नहीं आया। और इस कस्बे के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मिली आने से पहले और आने के बाद। तो आपको इस शहर के जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग नहीं मौजूद हैं, सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपने मुझे याद किया। और अभी महेशकर साहब जो हमारे बारे में बता रहे थे, उतना तो मुझे भी नहीं मालूम था। मैं भी अपने अतीत को भुला चुका हूँ कि मैं कब कैसा। बहुत उन्होंने और वो बिना देखे बोल रहे थे, कोई कागज़ भी उनके पास नहीं था। तो मैं बड़ा चकित हुआ कि जो चीज़ें मुझे भी भूल गई हैं वो उनको याद हैं। तो हम सब के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं से स्थितियां, दिशा जीवन की बदल जाती है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं ने उनको एक महान चिंतक, महान दार्शनिक, महान विचारक बनाया। उनको हम लोग इंस्पायर होते हैं उनसे, उनके काम से, क्योंकि सचमुच उनका काम हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। विद्वान तो बहुत सारे लोग रहे आज़ादी की लड़ाई के दौरान। वो दौर ऐसा था जब बहुत पढ़े लिखे लोग नेतृत्व में थे।
आज के दौर में आप देखिए किस तरह के लोग आपका नेतृत्व कर रहे हैं, आपके देश का, आपके समाज का, आपकी राजनीतिक सत्ता का। और वो देखिए उस दौर में, फ्रीडम स्ट्रगल के दौर में, तो बहुत फर्क है। लेकिन इसकी वजह यह है कि बहुत सीमित समुदायों के लोग उस समय पढ़े लिखे लोग थे, लीडरशिप में थे। आज समाज का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ रहा है, लिख रहा है, समझ रहा है और राष्ट्रीय मुख्य धारा में इन्वॉल्व अपने को करता नजर आ रहा है। तो ये फर्क है। इंपावर्ड जो ग्रुप्स थे बहुत कम थे उस दौर में। कोई 7 साल 8 साल विलायत में रहकर, यानी इंग्लैंड के जमीन पर रहा, पढ़ाई किया, लिखाई किया, वहीं से पढ़कर यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका में पढ़ लिख कर आते थे लोग और यहाँ नेता बनते थे और बहुत बड़े नेता बनते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका रोल भी रहा। स्वयं बाबा साहब भी विदेश पढ़े। तो वो दौर था। लेकिन बहुत सारे नेताओं और बाबा साहब में बहुत बड़ा फर्क है और वो अगर आप उनके जीवन की कहानी पढ़ें तो समझ में आता है। लेकिन आज हम उनके जीवन की कहानी हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय आपने दिया है संविधान, और उसका जो शीर्षक है भारतीय संविधान की मूल भावना और वर्तमान, ये आपने विषय दिया है। लेकिन किसी भी विषय पर जब आप बात करना शुरू करते हैं संविधान से जुड़ी, तो बाबा साहब का नाम बरबस सामने आ जाता है। क्योंकि जिस संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन बने, उनका संविधान सभा में आना भी अपने आप में एक घटना है। बहुत सारे लोगों को अंदाज नहीं है कि वो संविधान सभा में आए कैसे, क्योंकि भारत की संविधान सभा तो मूलतः कांग्रेस की सभा थी। कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत ही नहीं, वर्चस्व था। सारे लोग वही थे, बाबा साहब इकलौते थे। एससी एसटी समाजों के कुछ और रिप्रेजेंटेटिव जरूर संविधान सभा में थे, कुछ बैकवर्ड कम्युनिटी के भी थे, बहुत कम। लेकिन बाबा साहब जैसी विचारधारा के लोग तो इकलौते थे, बाबा साहब। और लेकिन वो चेयरमैन बन गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। और जो संविधान बना कड़ी मेहनत के बाद, और बाबा साहब ने सबका श्रेय दिया है। अगर 25 नवंबर 1949 के उनके ऐतिहासिक भाषण को आप सुने, पढ़ें, तो आपको पता चलता है कि वो कितने विनम्र थे। और जो बड़ा आदमी होता है, जो महान चिंतक विचारक होता है, वो हम्बल होता है, वो बहुत विनम्र होता है। उन्होंने श्रेय पूरी संविधान सभा का दिया। उनके भाषण के वो अंश याद कीजिए जब वो कहते हैं 25 नवंबर 1949 को कि अगर हमने एक वोट एक व्यक्ति के सिद्धांत को लागू किया है और हमने अगर एक सामाजिक, इस राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र की तरफ नहीं ले जाते, सामाजिक आर्थिक समता, मैं एग्जैक्ट कोट नहीं उनको कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास उनके भाषण के अंश वो हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उनका अर्थ क्या था, उनका भाव या विचार क्या था। उनका ये कहना था कि अगर हम एक वोट एक व्यक्ति के सिद्धांत को जो लागू कर रहे हैं, 1 जनवरी, ये क्या नाम है, 1950 में जब गणतंत्र हम बना रहे हैं अपना, अगर हमने इसको डेमोक्रेटाइज नहीं किया, सामाजिक लोकतंत्र के रूप में इसको विकसित नहीं किया, तो एक दिन आएगा जब असमानता से पीड़ित लोग हमारे इस ढांचे को ध्वस्त करने में जुटेंगे जिसे इस पूरी संविधान सभा ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया है। ये सेंटेंस जो है बाबा साहब का, मैं तो उसका केवल भाव आपके सामने प्रकट किया। अब मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ के सुना देता हूं। और ये लाइनें जो हैं बाबा साहब की जो अंग्रेजी में हैं,
उसको हिंदी में मैं करता हूं सो दैट कि हम सभी लोग समझ पाए। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता है और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता है। राजनीति में हम एक व्यक्ति के एक मत के सिद्धांत, एक व्यक्ति और एक मत के सिद्धांत और एक वोट के मूल्य को मान्यता देते रहेंगे। हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में हम हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत से इनकार करते रहेंगे। कितनी देर तक हम विरोधाभासों के इस जीवन को जीना जारी रखेंगे? बाबा साहब ये सवाल उठाते हैं। कितनी देर तक हम विरोधाभासों के इस जीवन को जीना जारी रखेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से इनकार करते रहेंगे? यदि, अब इस लाइन को आप ध्यान से सुनिए और मैं चाहता हूं कि जितने अधिक लोग या कम लोग हों इस शामियाने के नीचे, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये बात बाबा साहब की जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, अगर सचमुच आपको समझ में आ रही है, आप इसे ग्रहण कर रहे हैं, तो आप 10 लोगों तक भी पहुंचाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो बाबा साहब सवाल उठाते हैं कि हम इसे लंबे समय तक अस्वीकार करते रहते हैं तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द से जल्द संभावित हर संभव रूप से हटा देना चाहिए, अन्यथा असमानता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को ध्वस्त करेंगे, जिसे हमारी संविधान सभा ने बड़े परिश्रम से निर्मित किया है। ये बाबा साहब 25 नवंबर 1949 को कहते हैं। और यकीन मानिए, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ढंग से बात कह रहा हूं, मैं किसी भक्ति भाव से नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब भक्ति भाव के खिलाफ थे, वो किसी की भक्ति नहीं चाहते थे और मैं भी किसी की भक्ति नहीं चाहता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस दिन आजाद हुआ था देश, उस दिन जो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनका जो भाषण नियति का संवाद, उस भाषण का नाम है नियति का संवाद। वह भारत के इतिहास का सबसे महान भाषण है। मैं जवाहरलाल नेहरू का बहुत आदर करता हूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में, आजादी की लड़ाई में उनके योगदान के तौर पे। वो 9 साल जेल में रहे, इसलिए मैं आदर करता हूं। लड़ाई लड़ी उन्होंने, प्रधानमंत्री बने, शुरुआती दौर में कुछ महत्वपूर्ण काम किए, कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए और कुछ बहुत बड़ी चूकें की, बहुत सारी भूलें की। लेकिन उनके भाषण को जो देश का या आजादी की लड़ाई के दौरान या उसके बाद का सबसे महान भाषण कहा जाता है, मैं इससे सहमत कभी नहीं रहा। जब से मैंने बाबा साहब का 25 नवंबर 1949 का जब से भाषण ये पढ़ा, तब से मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि इतना महान भाषण आधुनिक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं दिया। और ये कहकर मैं नेहरू जी का के प्रति असम्मान प्रकट नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई के प्रति सम्मान प्रकट कर रहा हूं। जो सच है वो कह रहा हूं। अगर भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने, भारत के मतदाताओं ने बाबा साहब के 25 नवंबर 1949 के इस भाषण के रोशनी में अगर अपने जनतंत्र का विस्तार किया होता, सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किया होता, उस एजेंडे को लागू करने की कोशिश की होती जिसे बाबा साहब संविधान सभा में लगातार कहते रहे और संविधान सभा के बाद भी वो लगातार इसको प्रतिपादित करते रहे, तो आज भारत की स्थिति ऐसी न होती जैसी आज वो है। आज कैसी है? आज भारत की स्थिति कैसी है? आज भारत की राज सत्ता पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी कोई काम ही नहीं किया, जिनका आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने का कोई इतिहास नहीं है।
आज वो इतिहास के हवाले हमें बता रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वे इस देश के नियंता बने हुए हैं, निर्माता बने हुए हैं, अपने आप को इस प्रकार पेश कर रहे हैं कि सारी की सारी ट्रेडिशन, सारी की सारी विरासत उनके हाथ में है, उनके साथ है। तो ये जो दुर्घटना भारतीय इतिहास की हुई है कि भारत को आगे ले जाने की जो कोशिश थी बाबा साहब की, उसे भारत को पीछे ले जाया जा रहा है। 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी के किसी फ्यूडल लैंडलॉर्ड को, किसी वॉरलॉर्ड्स को, किसी राजा महाराजे को हीरो के रूप में पेश किया जा रहा है 2025 में। आप कल्पना कर सकते हैं इस मुल्क में दुनिया का कौन समझदार मुल्क होगा जो 2025 में अपने भावी हीरो के रूप में, आइडियल के रूप में 7वीं शताब्दी के किसी राजा महाराजा को पेश करेगा। और राजा महाराजा भी कौन? वॉरलॉर्ड्स, फ्यूडल, क्रुएलिटी के प्रतीक, असमानता के गुंबद, अत्याचार के बिल्कुल सिंबल, ऐसे लोगों को प्रतिपादित किया जा रहा है। अब यह ठीक है कि बाबा साहब के खिलाफ बोलने की अभी हिम्मत नहीं हुई है, लेकिन वो भी दिन दूर नहीं है, वह भी दिन दूर नहीं है। इसलिए कि जब वो पीछे ले जा रहे हैं तो जो देश को आगे ले जाने की परिकल्पना करते थे, जिनकी दार्शनिकता, जिनकी वैचारिकता, जिनकी विचारधारा देश को आगे ले जाने की थी, उनको कैसे वो बर्दाश्त करेंगे। और बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 के अपने भाषण में ही नहीं, अपने सारे के सारे लेखन में इस बात को सामने लाया कि भारत को कैसे हम एक बेहतर मुल्क बना सकते हैं। काश हमारी संविधान सभा ने जिन चीजों पर विचार किया, जिन चीजों पर नहीं भी विचार किया, अगर सरकार में आने के बाद हमारे सरकार चलाने वालों ने उसको लागू किया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये बात मैं शिद्दत के साथ कहना चाहता था। वो क्या चीजें थी, मैं आपके सामने गिन गिन कर पेश करने जा रहा हूं। दोस्तों, भारत के संविधान में जो सबसे सुंदर और सबसे महान विचार है वो क्या है? और ये जो सबसे सुंदर और सबसे महान विचार है भारत के संविधान में, वो है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये 3 शब्द भारत के संविधान के सबसे महानतम विचार हैं, जो इन 3 शब्दों से प्रतिपादित होते हैं। और ये 3 जो शब्द हैं वो कहां से आए हैं संविधान में? वो बाबा साहब के कारण आए हैं। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता जैसा बहुत सारे आपको अंबेडकर वादी कहने वाले अपने को लोग बहुत सारे कहेंगे कि बाबा साहब ने ही सब कुछ संविधान में बनाया। मैं ऐसी बात कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक अध्येता हूं, एक विद्यार्थी हूं संविधान का और अंबेडकर साहित्य का। मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि संविधान में जो कुछ महान है वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के कारण है। लेकिन ये जो संविधान है वो बाबा साहब के सपनों का संविधान नहीं है। ये बाबा साहब के सपनों का संविधान नहीं है। ये बात मैं बहुत शिद्दत के साथ कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। बाबा साहब इससे ज्यादा महान संविधान बनाना चाहते थे, लेकिन पूरी संविधान सभा में वो इकलौते थे। तो जितना वो बेहतर बना सकते थे, उसको ड्राफ्टिंग और अच्छी कर सकते थे, उन्होंने की। और प्रियम्बुल में, जिसमें उनकी खूब चली, उनको अधिकार पूरे दिए गए संविधान सभा द्वारा, कांग्रेस डोमिनेटेड संविधान सभा द्वारा, उसमें उन्होंने इन शब्दों को लाकर, इन विचारों को लाकर चमत्कार कर दिया। इसीलिए मैंने कहा कि भारत के संविधान के 3 सबसे जो सुंदर विचार हैं वो इन 3 शब्दों से प्रतिपादित और प्रकट होते हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर बाबा साहब निराश थे और उन्होंने अपनी निराशा अपने भाषणों में प्रकट की, अपने लेखों में प्रकट की, संविधान सभा की बहसों में। हम सब जानते हैं कि जब संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो रिजोल्यूशन था जिसके आधार पर भारत के संविधान को बनाए जाने का सजेशन आया था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये 17 दिसंबर 1946 को आया और संयोगवश बाबा साहब का पहला भाषण उसी दिन हुआ, संभवतः एक दिन बाद या उसी दिन। आप लोग चेक कर लीजिएगा, संविधान सभा की जो बहसें हैं उनमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आई थिंक द सेम डेट। और ये जो बोलने का उनको पहला मौका दिया गया संविधान सभा में, वो आए थे और बंगाल से आए थे। आप सब जानते ही हैं, आप लोगों में से खासकर जो पढ़े जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अम्बेडकर साहित्य पढ़ा है, वो सबको मालूम है कि जोगिंदर नाथ मंडल ने कैसे उनको नॉमिनेट कराया और इलेक्ट करवाया वहाँ से। और बाद में फिर जब पार्टीशन हो गया तो वो सीट खत्म हो गई, तब उनको दोबारा, क्योंकि वो संविधान सभा में तब तक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन चुके थे, तो अब जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी मजबूरी थी, इसलिए उनको फिर से लाया गया और उसमें कांग्रेस ने सहयोग किया। ये अलग बात है कि बाद के जितने इलेक्शन थे उसमें कांग्रेस ने उनको सहयोग नहीं किया। लेकिन बाबा साहब ने उस दिन भी कहा अपने पहले भाषण में कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया है उसके दो भाग हैं। पहला भाग है जो विवादास्पद है और दूसरा जो है वो गैर विवादास्पद है। उन्होंने कहा कि जो पहले भाग में जो बात की गई है आमतौर पे उस पर ज्यादा डिबेट नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि जवाहरलाल नेहरू राइट्स की बात कर रहे हैं, रेमेडी की बात नहीं कर रहे हैं। यानी अधिकारों की बात तो कर रहे हैं लेकिन समाधान क्या है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और इसी बिंदु पर संविधान के बाबा साहब ने कहना शुरू किया कि जब तक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए बड़े सुधार और बड़े बदलावों का विकल्प नहीं पेश किया जाता हमारे संविधान के माध्यम से, तब तक नेहरू जी का जो प्रस्ताव है वो कारगर साबित नहीं होगा। ये फ्रैंकली उन्होंने कहा। उन्होंने इस बात को सोचा नहीं कि अकेले वो इस संविधान सभा में हैं और इतनी भरी कांग्रेस के सदस्यों की जो वर्चस्व वाली संविधान सभा है, सबसे अधिक सदस्य कांग्रेस के थे, कुछ और इंडिपेंडेंट किस्म के लोग थे। सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों ने बायकॉट किया था इलेक्शन का, फिर भी कुछ इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट आ गए थे जिसमें केटी शाह थे, मेहता साहब थे, शिवबन लाल सक्सेना थे, बहुत सारे लोग थे। और इन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब का सपोर्ट किया, गजब का सपोर्ट किया इन लोगों ने। तो उन्होंने ये कहा कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर न्याय के उसूलों को लागू अगर नहीं करेंगे तो केवल राइट्स देने से बात नहीं बनेगी, वो कागज के पुलिंदे बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि मसलन उदाहरण के तौर पे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आपको करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। देन ही सेड कि लैंड का भी राष्ट्रीयकरण करना होगा, लैंड यानी जमीन का। देन ही सेड कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए नीचे से ऊपर तक प्रयास करना होगा और उसके लिए एजेंडा तय करना पड़ेगा। इसके बगैर न्याय संभव नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बाबा साहब के राजनीतिक और दार्शनिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। जाति संघर्ष जो हमारे समाज में है उसका समाधान क्या है, इस पर तो बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया, वह एक बहुत बड़ा दार्शनिक अवदान उनका है। लेकिन भारत को कैसा बनाना है आजादी के बाद, ये जो काम उनका है उसमें उनका एक लंबा चैप्टर है जो उनका समग्र वांग्मय है, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी मराठी में छापा है, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों में से सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अपने घर में बाबा साहब का समग्र वांग्मय नहीं रखा है उसे जरूर खरीदें। सिर्फ बाबा साहब का नाम लेने से बात नहीं बनेगी, उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाने, धूप दसांग दिखाने, मोमबत्ती जलाने से बात नहीं बनेगी। बनेगी बात तब जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे कि बाबा साहब चाहते क्या थे, कैसा देश बनाना चाहते थे, तब बात बनेगी।
और इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूं, आज की तारीख में जब कल सुबह उनकी जयंती आप मनाएंगे, इस पूर्व संध्या पर आप सबसे अपील करता हूं कि बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, आप मराठी बोलते हैं, मराठी में लिखते हैं, मराठी में समझते हैं, तो मराठी में भी उपलब्ध है। उनके सारी किताबें आप खरीद लीजिए। वालों, हिंदी समझते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी समझते हैं, अंग्रेजी में, तमिल समझते हैं, तमिल में, तेलुगु समझते हैं, तेलुगु में, हर जगह उपलब्ध है। तो उसमें जो वॉल्यूम नंबर 2 है, जिस चैप्टर की बात मैं कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, लंबा चैप्टर है, उसका नाम है स्टेट एंड माइनॉरिटीज। अंग्रेजी का जो चैप्टर है स्टेट एंड माइनॉरिटीज, और उसमें बाबा साहब ने एक प्रारूप पेश किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो संविधान वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में तय कर रहे हैं, उसके बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे अनुच्छेद कमेटियों द्वारा तय किए गए हैं, और उनसे कई मुद्दों पर उनकी असहमति भी बनती थी, लेकिन जो कलेक्टिव फैसला होता था उसके पक्ष में जाना पड़ता था। बाबा साहब बहुत बड़े समन्वयक भी थे, यानी समन्वय, वो जानते थे कि कहां क्या करना है, तो चीजों को वो नहीं चाहते थे कि डिरेल हो, पटरी से उतरें। बहुत समझदारी के साथ वो फैसले लेते थे, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल पर हमेशा खड़े रहते थे, सिद्धांतों पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, और इसीलिए उन्होंने एक ड्राफ्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, और उसका नाम रखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। आजकल बड़ी चर्चा है ना कि अपने देश का नाम भारत होना चाहिए कि हिंदुस्तान होना चाहिए, आर्यावर्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंडिया रहना चाहिए कि नहीं। बाबा साहब ने इसका नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये बात पता नहीं आपको पहले कभी बताई गई कि नहीं, किसी ने कहा कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, उनकी ड्राफ्टिंग में लिखा है, उन्होंने जो ड्राफ्ट किया है डॉक्यूमेंट, उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रपोजल है, ड्राफ्ट है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का संविधान का एक प्रारूप है, संक्षिप्त प्रारूप है। दरअसल वो एससी फेडरेशन जो था, अनुसूचित जाति परिसंघ, उसकी ओर से ज्ञापन जो दिया गया था उसका हिस्सा है। बाबा साहब चाहते थे कि संविधान सभा के सारे सदस्यों में इसको बांट दिया जाए, लेकिन फिर उनको लगा कि शायद ये उचित नहीं होगा। उन्होंने जितने महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिनको वो समझते थे कि ये अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जातिवादी नहीं हैं, उदार थोड़े हैं, उन सबके बीच उन्होंने उसको बांटा। और उस संविधान, जो उनका वैकल्पिक संविधान का प्रारूप था, उसकी कुछ बातें जब मैं आपको सुनाऊंगा अभी, तो आप चकित रह जाएंगे कि वो किस तरह से सोचते थे और भारत को कहां ले जाना चाहते थे, और भारत वहां क्यों नहीं पहुंच पाया, और भारत आज क्यों डिरेल हो गया। अगर बाबा साहब की उन बातों को समझा गया होता तो भारत आज यहां नहीं पहुंचा होता जहां वो पहुंचा है। इसके लिए मैं किसी एक व्यक्ति को गुनहगार नहीं कहता, लेकिन निश्चित रूप से आजादी के बाद इस देश में आने वाली हुकूमतें, खास तौर पे कांग्रेस की हुकूमतें, वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया। इसलिए कांग्रेस के अपने सकारात्मक योगदान भी है, लेकिन सबसे बड़ा नकारात्मक योगदान यह रहा कि जो जरूरी चीजें थी जिसको बाबा साहब ने प्रपोज किया, उनको नहीं माना गया। ये सिर्फ हिंदू कोड बिल की बात नहीं है, बहुत सारे बातें हैं। मैं एक एक करके आपको बताकर और ये एक्सप्लेन करके फिर अपने भाषण को यहीं पर खत्म करूंगा। मैं कोई यहां नेता की तरह भाषण नहीं दे रहा हूं दोस्तों, मैं आपके सामने सचमुच आज चाहता हूं कि इस इलाके में आया हूं पहली बार, मैं वो बातें आपके सामने रखूं जो हमारे इस विषय से बिल्कुल संबंधित हैं, और इसको आप एक कोई भाषण माला ना समझिए, एक स्टडी सर्किल समझिए, एक अध्ययन की एक गोष्ठी समझ लीजिए। दोस्तों, बाबा साहब ने उस डॉक्यूमेंट में कहा कि कृषि क्षेत्र वाले सूबों में रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स का जो मैंने उन्होंने रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स शब्द नहीं
नाम दिया, लेकिन भूमि सुधार की बात उन्होंने की। और ये जो बात उन्होंने की, पूरे देश में कृषि को उद्योग दर्जा देने की बात भी उसमें शामिल थी। एक तरफ भूमि सुधार, दूसरी तरफ कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात की। और इसके साथ ही उन्होंने जो बात कही थी कि जितने उत्पीड़ित समाज के लोग हैं जो सचमुच खेत जोतते हैं, जो खेती करते हैं, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जो जमीन का पट्टा दिया जाए वो उनके घर और उनके गांव के आसपास दिया जाए। पूरी खेती बाड़ी सहकारिता आधारित हो। लैंड की ओनरशिप जो है किसी एक व्यक्ति के पास न हो, कोई जमींदार न हो। जमींदार नहीं होना चाहिए, जमीन का मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए। बाबा साहब का ये कहना था। और जो पट्टा उस पर दिया जाए वो कोऑपरेटिव फॉर्म में दिया जाए, लोग सहकारी समितियों के जरिए उस पर काम करें और लोगों को उनके जरूरत के हिसाब से उत्पादन में हिस्सा दिया जाए। एक बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने उस संविधान में भी कही थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी उस जो ड्राफ्ट उन्होंने पेश किया था अल्टरनेटिव, कि राज्य जो भी बनेगा उसमें शिक्षा समान होनी चाहिए, स्वास्थ्य समान होना चाहिए, शिक्षा समान शिक्षा की बात उन्होंने की थी। ये नहीं कि अगर अरबपति है तो उसका बच्चा दूसरे एक स्कूल में पढ़ेगा और जो गरीब है उसका बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ेगा। इसको उन्होंने सिरे से खारिज किया, लेकिन कांग्रेसी हुकूमतों ने आजादी के बाद ऐसा नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि अपने राष्ट्र राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जो नेशन स्टेट होगा उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। इसको स्ट्रांगली लिखा जाना चाहिए संविधान में। बाबा साहब का यह मत था, लिखा नहीं गया। भारत को सेकुलर जरूर माना गया, धर्मनिरपेक्ष माना गया, और बाद में इंदिरा गांधी के जमाने संविधान में संशोधन करके प्रियम्बुल में उसको शामिल भी किया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं आजकल के कि भाई पूरे संविधान में सेकुलर शब्द कहीं नहीं था, तो ये तो इंदिरा गांधी ने जोड़ा है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल झूठ है। भारत के संविधान के हर एक अनुच्छेद में सेकुलरिज्म एक कंसेप्ट के रूप में, एक फिलॉसफी के रूप में मौजूद है। इस पर बहस भी हुई थी संविधान सभा में कि सेकुलरिज्म शब्द रखा जाए कि ना रखा जाए। तो इस पर सभी लोगों, जो बड़े विचारक थे संविधान सभा में, सबने ये कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान तो सेकुलर है। इस पर सहमति बन गई। बहरहाल इंदिरा गांधी ने अगर जुड़वाया तो ये गलत नहीं है, चाहे इमरजेंसी में जुड़ा हो चाहे नहीं जुड़ा हो, किसी भी समय जुड़ा हो, वो एक बहुत सही कदम था। लेकिन बाबा साहब तो बिल्कुल साफ चाहते थे शुरू से ही कि संविधान में साफ लिखा हो कि इसका कोई धर्म नहीं होगा। आज के सत्ताधारी चाहते हैं कि इसका धर्म हो। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं खुलेआम, लेकिन उनका जो हिंदू राष्ट्र है वो आम हिंदुओं का नहीं है। यह भी नहीं है कि वो आम हिंदुओं की तरह है। उनका जो हिंदू है वो हिंदुत्ववादी हिंदू है, सावरकर गोलवलकर का हिंदू है, जिसका हिंदू से कोई नाता नहीं है। भाई मेरा जन्म भी तो एक हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन मेरी मां और मेरे पिता जो साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे, उन्होंने तो कभी हम लोगों को आभास नहीं होने दिया अपने दोनों भाइयों को कि इस धर्म में किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए मोहब्बत है, किसी के लिए भक्ति है, किसी के लिए घृणा है। हमने तो बचपन से ही पीपल के पेड़ के नीचे मेरी मां जाती थी नहाने के बाद और कहती थी चलो चलो, अपनी भाषा में, हम हिंदी में उसका तर्जुमा कर रहे हैं, और वहां पीपल के पेड़ के नीचे कुछ पानी गिराती थी और चावल के कुछ दाने और गुड़ एक डाल देती थी और उसे प्रसाद मान लिया जाता था। हमारा तो वही मंदिर था। हमने तो बचपन में कभी मंदिर मैंने देखा ही नहीं, यानी गया ही नहीं मैं कभी। वो भी हिंदू थे। लेकिन आज का हिंदू अपने आप को तलवार कटार के साथ सामने आता है। एक तरफ
क्या बोलते हैं, डीजे, क्या बोलते हैं, डीजे, हाँ, डीजे पर अजीब अजीब तरह के डांस, अजीब तरह की शराबी, बिल्कुल शराबी नशे में एकदम तूफानी अंदाज में गाने होते हैं, और दूसरी तरफ तलवार कटार नाचती है, और उसमें नारे गूंजते हैं, तरह तरह के धार्मिक नारे, अपने को कथित धार्मिक नारे। ये स्थिति आज है। तो ये हिंदू राष्ट्र है। सिरे से खारिज करते थे बाबा साहब, और बाबा साहब ने बाकायदे हिंदुत्व राज पर लिखा है। उन्होंने कहा, और मैं कोट करता हूं, ट्रांसलेशन में उनके भाषण का कर रहा हूं, जो अंग्रेजी उनका लेखन है, कि हर हालत में हिंदुत्व राष्ट्र को रोका जाना चाहिए। भारत को हिंदुत्व राष्ट्र नहीं चाहिए, बाबा साहब का कहना था, क्योंकि अगर ये बना तो देश के ऊपर ये आपदा होगा। आपदा मतलब डिसास्ट्रस, विपत्ति। ये बाबा साहब ने हिंदू राष्ट्र के बारे में कहा था। और यह भी उनका 15वां वॉल्यूम जो है, मुझे लगता है 15वां वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम नंबर 15 में ये उनके डॉक्यूमेंट को 356 पेज पर आप देख सकते हैं, जितना मुझे अभी स्मृति से याद आ रहा है। आई थिंक 356 पेज पर होगा। अगर इधर उधर हो तो जरूर आप खोज लीजिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, और ये वो समग्र वांग्मय का वो चैप्टर है जिसमें वो पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में, और जहां सावरकर की भी उन्होंने काफी लंबी चर्चा की है। उसी क्रम में ये बात बाबा साहब ने कही है, वो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट भी बता रहा हूं। तो दोस्तों, जो बात बाबा साहब ने कही उसे नहीं माना गया। केवल हिंदू कोड बिल की बात नहीं है। हिंदू कोड बिल से वो बहुत दुखी हुए थे जब उनके ड्राफ्ट को नहीं एक्सेप्ट किया गया। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में तैयार थे कि बाबा साहब की जो बात है वो मानी जाए, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे संयुक्त प्रांत के जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री नहीं होते थे, प्रधानमंत्री, बाद में मुख्यमंत्री वो बने, तो जितनी कथित ब्राह्मण लॉबी कांग्रेस पार्टी की थी वो एकजुट हो गई और नेहरू पर प्रिवेल अपान की, नेहरू पर दबाव बनाया, और इस तरह से नेहरू, पंडित नेहरू होकर के और उनकी बात में हाँ मिला दिए, और हिंदू कोड बिल नहीं पास हुआ। लेकिन बाबा साहब ने केवल हिंदू कोड बिल के आधार पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था नेहरू कैबिनेट से। यह बात समझने की है। बहुत सारे लोग लिखते हैं, इतिहासकार अपने देश के, कि बाबा साहब ने तो हिंदू कोड बिल पर केवल इस्तीफा दे दिया था नेहरू कैबिनेट से कानून मंत्री के रूप में। बिल्कुल गलत। बाबा साहब के इस्तीफे को अगर आप पढ़िए, करीब करीब 10 पेज का इस्तीफा है उनका। बाबा साहब ने साफ शब्दों में 3-4 बड़े सवाल खड़े किए हैं अपने त्याग पत्र में। हिंदू कोड बिल है, सेकंड वैदेशिक नीति है कि जो भारत की विदेश नीति है खासकर पाकिस्तान के साथ, उसमें जम्मू कश्मीर के इशू को उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के भी इशू को उठा करके बाबा साहब ने नेहरू की नीतियों की आलोचना की है, और उन्होंने कहा कि विदेश नीति में बदलाव पर ये पार्टी समझ नहीं रही है, सरकार समझ नहीं रही है, और मुझे कानून मंत्री बना दिया गया है केवल। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब के मन में ये क्षोभ था, नाराजगी थी, दुख था कि उनके जैसे विद्वान को, एक बड़े दार्शनिक विचारक को सिर्फ कानून मंत्री तक सीमित क्यों किया गया। और वो चाहते थे कि उनको और बड़े पोर्टफोलियो मिलते। बहुत सारे लोग थे कांग्रेस के जो उनके सामने कुछ भी नहीं थे, उनको 4-4 मिनिस्ट्री मिली हुई थी, 3-4 मिनिस्ट्री। बहुत सारे हिंदू महासभाई थे कैबिनेट में, उनको शिक्षा मंत्रालय से लेकर कौन कौन मंत्रालय दे दिया गया था। आप तो जानते हैं ना, पहली जो कैबिनेट बनी नेहरू की, उसमें केवल कांग्रेस के लोग नहीं थे, उसमें हिंदू महासभा के भी लोग थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बाद में जनसंघ के संस्थापक बने, बहुत सारे लोग थे, बाबा साहब थे ही। तो उन्होंने विदेश नीति पर भी सवाल उठाया, अपार्ट फ्रॉम हिंदू कोड बिल। और तीसरी बात जिसे मैंने आज से
कई साल पहले जब मैं दीक्षा भूमि में 14 अप्रैल को भाषण देने आया था, बरसों पहले, ये कोरोना दौर से बहुत पहले की बात है, तब मैंने दीक्षा भूमि के 14 अप्रैल के शाम को जो भाषण हुआ था उसमें मैंने ये सवाल उठाया था और मैंने लोगों को बताया था, और आज फिर दोहरा रहा हूं कि उन्होंने बैकवर्ड कम्युनिटी जो भारत की है, जिसको ओबीसी अब कहा जाता है, उनके आरक्षण के मसले को भी बाबा साहब ने अपने इस्तीफे में उठाया था और उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 340 के तहत जिस कमीशन को बनाया जाना था उस पर सरकार काम नहीं कर रही है, डिस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम अदर साइड। हम लोगों के प्रयासों के बावजूद सरकार आर्टिकल 340 के तहत पिछड़े वर्गों के लिए एफर्मेटिव एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कमीशन नहीं बना रही है। ये बात बाबा साहब ने की थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को दार्शनिक और वैचारिक स्तर पर प्रतिपादित करने का काम जिस व्यक्ति ने इस देश में किया उसका नाम था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। केवल एससी एसटी का नहीं, बैकवर्ड कम्युनिटी यानी ओबीसी के रिजर्वेशन की भी जमीन जो तैयार की वो बाबा साहब ने तैयार की अपने इस्तीफे में इस सवाल को उठाकर। और फिर संभवतः उसी दबाव में नेहरू सरकार ने काका कालेलकर आयोग बनाया। लेकिन काका कालेलकर आयोग बनाया वो एक ऐसा आयोग था जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति वंचित समाज का था और सारे लोग अपर कास्ट के थे। वो इतनी वाहियात रिपोर्ट पेश की गई जो चूचू का मुरब्बा बन गई। आप मराठी में चूचू का मुरब्बा को क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आप चूचू का मुरब्बा यूं कहिए कि रायता फैला दिया, जैसे लोग कहते हैं ना कि रायता फैला देना, तो उसने रायता फैला दिया। लेकिन उसने कुछ अच्छी बातें भी एक आध कही थी, जिसमें एक बात यह थी कि नेहरू कैबिनेट को काका कालेलकर आयोग ने रिकमेंड किया था कि भारत में जो जनगणना की जा रही है, प्लीज आप जातिवार आधारित जनगणना कराइए, जातियों की गिनती कीजिए। ये बात उस समय कही थी काका कालेलकर आयोग ने। और उन्होंने नेहरू जी से रिक्वेस्ट किया उनकी सरकार से कि 1961 की जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए, जातियों की गिनती की जानी चाहिए। लेकिन काका कालेलकर आयोग की इस अच्छी सलाह को भी नेहरू कैबिनेट ने नहीं माना और आज तक नहीं माना किसी सरकार ने, और यह सरकार तो बिल्कुल उसके खिलाफ है। फिर जब उससे बात नहीं आगे बनी तब वर्षों वर्षों बाद मंडल कमीशन बना, यकीनन जनता पार्टी की सरकार में बना, और फिर वो वीपी सिंह की सरकार जब आई तब वो लागू अनाउंस हुआ, फिर कोर्ट में चला गया और फिर 2 साल के बाद उसको अमली जामा पहनाया गया। कांग्रेस पार्टी ने उसका भी विरोध किया था, हालांकि इंदिरा गांधी ने एक्सटेंड किया था उसका, लेकिन राजीव गांधी ने उसका विरोध कर दिया था वीपी सिंह के समय। तो ये लंबी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये 3 जो मुद्दे थे उनको कम लोग याद करते हैं कि बाबा साहब ने अपना इस्तीफा क्यों दिया था कानून मंत्री के रूप में। ये सिर्फ उपेक्षा की बात नहीं थी, ये मुद्दों की बात भी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब बड़ी मिनिस्ट्री चाहते थे अपने लिए, इसलिए इस्तीफा दिया। निश्चित रूप से अच्छी मिनिस्ट्री या महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री जिसमें उनको काम करने की जगह होती, इसको पाकर वो खुश होते। उनके लिए मिनिस्ट्री महत्वपूर्ण नहीं थी, उनके लिए काम महत्वपूर्ण था। वो इतनी परेशानियों में थे, फिजिकली वो बहुत डिस्टर्ब थे उन दिनों। अपनी सेहत की परवाह किए बगैर वो 11 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम करते थे। आप पढ़िए, नई किताब आई है सविता अंबेडकर की, बाबा साहब की धर्मपत्नी, उनका भी निधन हो चुका है वर्षों पहले, और सविता जी ने उनकी किताब पेंगुइन ने छापी है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आई थिंक वो आपके मराठी में भी आई होगी, क्योंकि हिंदी में भी आने वाली है, अंग्रेजी में अभी है। बहुत ही शानदार किताब है। और सविता अंबेडकर जी ने भी ये चर्चा की है अपनी इस किताब में, नई किताब में, कि किस तरह बाबा साहब की सेहत लगातार खराब हो रही थी डिस्पाइट ऑफ बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छे डॉक्टर्स उनको उपलब्ध थे। वो मुंबई में जिस डॉक्टर से सलाह लेते थे, दवा कराते थे,
शादी से पहले सविता अंबेडकर जी उसी डॉक्टर की जूनियर थी, उन्हीं की असिस्टेंट थी। बाबा साहब की पहली धर्मपत्नी का निधन हो गया था और वहीं पर सविता अंबेडकर जी से पहली बार बाबा साहब की मुलाकात हुई थी। बहुत ही मार्मिक किताब है और उसमें उन्होंने बताया है कि बाबा साहब क्यों क्षुब्ध थे, क्यों परेशान थे। उनको लगता था कि मेरे पास वक्त कम है, मुझे बहुत कुछ करके जाना है। एक छटपटाहट थी, बेचैनी थी इस देश के लिए, और केवल ये नहीं कह सकते कि किसी एक जाति की बिरादरी के लिए, पूरे देश के लिए। बहुत सारे लोग जो अपर कास्ट के हैं कहते हैं कि बाबा साहब दलितों के देवता थे। बाबा साहब दलितों के केवल देवता नहीं थे, इस देश के ही नहीं, इस पूरी अखिल विश्व की मनुष्यता के एक महापुरुष थे, एक महान प्रतीक थे। अगर उनकी पूरी आइडियोलॉजी को आप एनालाइज कीजिए तो एक महामानव थे। मैं उनको देवता नहीं कहता, वो एक विश्व नागरिक थे, पूरी दुनिया के बारे में सोचते समझते थे। सावरकर का जिस तरह जवाब वो देते हैं अपने चैप्टर में, वॉल्यूम नंबर 15 में, सावरकर विचार के स्तर पर बच्चा नजर आते हैं। जब वो पार्टीशन की बात करते हैं और कहते हैं कि भारत के अंदर ही मुसलमान रहें, एक देश में दो राष्ट्र रहे। सावरकर की थीसिस क्या थी? सावरकर की, जिसके बारे में ये लोग कहते हैं आज के सत्ताधारी कि बड़े महान थे, बड़े दार्शनिक थे, बड़े विद्वान थे। कुछ लोग कहते हैं कि अंबेडकर से भी बड़े विद्वान थे। लेकिन सावरकर की थीसिस थी कि भारत का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, मुसलमान और हिंदू दो अलग राष्ट्र हैं। हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, तो एक ही राष्ट्र के अंदर दो राष्ट्र रह सकते हैं। एक नेशन स्टेट के अंदर दो नेशनैलिटीज रहें, दो नेशन रहें। और वो उदाहरण देते थे टर्की का, जो टर्की कहलाता है आजकल, पहले टर्की कहलाता था। सीरिया का बाबा साहब ने ध्वस्त कर दिया। जितने उन्होंने आर्गुमेंट दिए टर्की, सीरिया और जितने सारे कंट्रीज का, बाबा साहब ने उन तमाम देशों के इतिहास से सारी चीजों को खंगालकर सावरकर की थीसिस को यूं ध्वस्त किया कि बाद में सावरकर ने कभी नाम नहीं लिया उसका। इतने विद्वान। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से SC ST समाज के लिए उन्होंने जो किया वह बेमिसाल है, वो और कोई नहीं कर सकता था, वो और कोई नहीं कर सकता था। लेकिन वो पूरे एक जाति के नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे। और ये संविधान में जितनी, आप जैसा मैंने पहले कहा कि प्रेम्बुल एक मार्गदर्शक है हमारे संविधान का, और वो मार्गदर्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। अनुच्छेदों की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे अनुच्छेदों पर विवाद हो सकता है, मुझे भी है, बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं। लेकिन जो प्रियम्बुल है, उसकी जो फिलॉसफी ऑफ प्रियम्बुल है, वो यूनिक है और दुनिया के तमाम संविधानों से अलग है। तो जो मैं बात कह रहा था वो फिर मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि दूसरी बात कहने लगा कि बाबा साहब ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, मैंने पहले आपको भूमि के बारे में बात की, कृषि के बारे में बात की। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बाबा साहब का कहना था कि पूरे उद्योग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, यानी देयर शुड बी नो अडानी, नो अंबानी। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आम लोगों की भाषा में कहूं तो अदानी अंबानी नहीं चाहिए, हमें चाहिए भेल, हमें चाहिए BSCL, हमें चाहिए HCL, हमें चाहिए जो भी आप इंडस्ट्री का नाम ले लीजिए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन को दर्शन बना लिया कांग्रेस की सरकारों ने भी, और आज की सरकार तो प्राइवेटाइजेशन की सबसे बड़ी पुरजोर समर्थक है। दोस्तों एक बात मत भूलिए, न तो बाबा साहब से बहुत, मैंने बाबा साहब की तो बात छोड़िए, आपके बीच के जो नेता आज हैं वो इस लायक नहीं है कि आपके लिए लड़ सकें, आपके लिए लड़ सकें इस लायक भी नहीं है। लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी है, खासकर नौजवानों पर, कि बाबा साहब के सपनों को आप समझिए। एक आदमी अकेला कैसे लड़ा, कैसे हासिल किया, देश को कहां से कहां पहुंचाया,
वंचित समाजों को किस रूप में उठाया, कैसे? पब्लिक सेक्टर के बल पर। आज से 30 साल 40 साल पहले रेलवे में भर्ती हुआ एक दलित समाज का व्यक्ति, एक आदिवासी समाज का व्यक्ति, 40-50 साल पहले, आज उसकी संतानें कोई आईएएस हो गई, कोई इंजीनियर हो गई, कोई डॉक्टर हो गए, कोई कैलिफोर्निया में पढ़ा रहा है। ये इसलिए हुआ कि पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन गया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ही अगर शुरू से होता तो न तो रिजर्वेशन होता, न तो वंचित समाज का कोई आदमी क्लर्क बनता, चपरासी बनता आज से 50 साल पहले, कि वो अपने बेटे को आईएएस बनाने का सपना देख सके। तो आज की सरकार, आज की सत्ता, आज का विचार, आज के जो राजनीतिक लोग हैं, वो इस देश के वंचितों के सपनों को भी रौंद देना चाहते हैं कि वंचित समाज का व्यक्ति सपने न देख सके। आज जो व्हाइट कॉलर दलित वंचित समाज का व्यक्ति आप देख रहे हैं, अगर ये राजनीति आज चलती रही जो चल रही है देश में, तो अगले 40 सालों में ऐसे लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। नो दलित, नो ट्राइबल, नो ओबीसी फ्रॉम डाउन ट्रॉडन, पर्टिकुलरली जो बहुत अमीर नहीं अभी हुए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके बीच से समृद्धि नाम की चीज, शिक्षा नाम की चीज, रोजगार नाम की चीज धीरे धीरे क्रमशः खत्म होती जाएगी और सिर्फ इस देश का अपर कास्ट एलीट पढ़ेगा। उसके लिए विद्यालय होंगे, उसके लिए विश्वविद्यालय होंगे। पब्लिक यूनिवर्सिटीज खत्म की जा रही हैं, यानी पब्लिक मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटीज को धीरे धीरे मटियामेट किया जा रहा है। अपना देश दुनिया का अनोखा देश है, अनोखा देश है जहां प्राइवेट स्कूलों को पब्लिक स्कूल कहा जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको पब्लिक स्कूल कहा जाता है। पूरी दुनिया में पब्लिक स्कूल का मतलब होता है सरकारी स्कूल, बट हियर प्राइवेट स्कूल इज पब्लिक स्कूल। तो इन स्कूलों में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ेंगे और आपके बच्चे अगले 30-40 साल के बाद पढ़ने लायक ही नहीं होंगे, क्योंकि आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी। रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। रिजर्वेशन कैसे खत्म किया जा रहा है संविधान के रहते हुए? आप रामदास अठावले से पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा, वो केवल तुकबंदी सुनाएगा सरकार को खुश करने के लिए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के नेता हैं बहुत सारे दलित वंचित समाज के, वो क्या कर रहे हैं? नेतृत्वहीन हो गया है पूरा का पूरा इस देश का वंचित समाज। तो संविधान क्या करेगा? संविधान सिर्फ कागजों का पुलिंदा बन जाएगा। एक बेहतरीन समाज और बेहतरीन दुनिया का सपना लेकर भी संविधान के जो शब्द हैं वो रोएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है दोस्तों, मेरा मकसद किसी नेता के प्रति असम्मान प्रकट करना नहीं है, लेकिन आप देखिए कि दलित वंचित समाज के नेता अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में कैसे आपके सपनों को, आपके भविष्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैसे लागू हुआ? ईडब्ल्यूएस कैसे लागू हुआ? 103वां है ना, 103वां संविधान संशोधन, ये संविधान के विरुद्ध है, लेकिन कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया कि नहीं साहब सही है। लेकिन आप प्राइवेटाइजेशन अगर किसी पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनी का होता है, किसी बड़ी फैक्ट्री का होता है, आप चैलेंज कीजिए कोर्ट में, कोर्ट आपकी रिट को खारिज कर देगा, कोर्ट तुरंत खारिज कर देगा, वो कहेगा संविधान में दर्ज है। लेकिन आर्टिकल 39 को अगर आप देखिए, संविधान की आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39 के एच तमाम सब क्लाजों को देखिए, उसमें यह सवाल डिस्कस किया गया है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केटी शाह ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया। केटी शाह ने उठाया, शिवबन लाल सक्सेना ने उठाया, तमाम लोगों ने उठाया कि भाई जो हमारे संसाधन हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, उन पर हक किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए। बाबा साहब ने अपने ड्राफ्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट में भी ये बात कही थी, अपने अंदाज में कही थी, अपने तय उन्होंने कही थी, लेकिन सब मटियामेट किया जा रहा है। तो और
मैं बाबा साहब की एक और बहुत महत्वपूर्ण जो बात उस ड्राफ्ट में है, जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इंश्योरेंस बीमा कंपनियां, बाबा साहब चाहते थे कि इनमें किसी का भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होने पाए। सभी बीमा कंपनियां राजकृत हो, सरकारी हो। लेकिन आज क्या स्थिति है, एलआईसी भी खत्म हो रहा है। कब वो आधा से अधिक प्राइवेट का हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। और कितनी बीमा कंपनियां मैदान में आ गई हैं देश और विदेश की, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो बाबा साहब ने जो भी कहा उसके ठीक उल्टा किया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब का नाम हर दिन लिया जाता है। कल बाबा साहब का नाम वे लोग भी लेंगे, उनकी जयकार वे लोग भी करेंगे जो बाबा साहब के संविधान, उनके द्वारा जो निर्मित, उनके द्वारा जो संयोजित प्रियम्बुल है, जो उसका मुख्य संदेश है, जो उसको रौंदने में लगे हुए हैं, वो भी कल बाबा साहब को फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे। ये कैसा भयानक दौर है। और आप ताली पीटेंगे, आप समझेंगे कि जो कुछ किया जा रहा है आपके भले के लिए किया जा रहा है। जो चैनल हैं वो केवल एक ही तरह की बात दिखाएंगे, एक ही मूर्ति दिखाएंगे, एक ही सूरत, एक ही मूरत। तो ये दौर है इस देश का। बाकी जो आखिरी बात है कि अगर हम अपने देश के संविधान को सचमुच अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, उसका बचाव करना चाहते हैं, तो हमें यह जरूर सोचना पड़ेगा कि इसको बचाने का तरीका क्या हो सकता है। महाराष्ट्र का जो बीता चुनाव है उसको आप देखिए। अभी जो बीता है चुनाव आपका असेंबली का, क्या स्थितियां पैदा हुई। दूसरे राज्यों के चुनाव जो हुए हाल के दिनों में, उनमें क्या स्थितियां पैदा हुई और आगे क्या पैदा होने जा रही हैं। तो बाबा साहब को याद करने का या उनके संविधान को याद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किताब को याद कीजिए और एक व्यक्ति को याद कीजिए, बल्कि उसके संदेश को याद कीजिए। और इसके लिए निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ तो कुर्बानी देनी होगी, कुछ न कुछ आपको मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। उनको मालूम है कि अरे वो तो कैलिफोर्निया में पढ़े, उनको कोल्हापुर के महाराजा ने ये दिया, उनको वहाँ क्या नाम है बड़ौदा के महाराजा ने ये फेलोशिप दिया। लेकिन कितने कष्टों में उन्होंने अपने जीवन को गुजारा और इतनी विद्वता के साथ काम किया, आप उस संघर्ष को समझ नहीं सकते जब तक कि वो पूरी कहानी न पढ़े। इसलिए वो कहानी पढ़ने के लिए भी आपको सविता अम्बेडकर की जीवनी पढ़नी चाहिए, ऑटोबायोग्राफी, सॉरी, वो जरूर पढ़नी चाहिए। धनंजय कीर ने भी बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन जो अभी जो नई आई है उनकी किताब सविता जी की, उसमें तो दर्द है, दर्द का दरिया है कि कितनी मुश्किलें, कितनी बीमारियां, कितनी परेशानियां उनको झेलनी पड़ी और फिर भी वो लगातार संघर्ष करते रहे। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ नेता कहा करते थे कि बाबा साहब ने मना किया था हम लोगों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, सड़क पर आंदोलन नहीं करना चाहिए। यूपी के बहुत सारे दलित नेता, मैं यूपी का रहने वाला हूं, तो उस समय कहा करते थे अरे साहब बाबा साहब ने हम लोगों को आंदोलन से अलग रहने की बात कही है। नॉनसेंस, नॉनसेंस। बाबा साहब तो कहते थे कि भैया पढ़ाई करो, संघर्ष करो, एकताबद्ध हो। वो नारा आपने सुना है ना, एकता माने एजुकेट करने की बात करते थे, संघर्ष करने की बात करते थे, एकजुट होने की बात करते थे। ये बाबा साहब का नारा था। कितने सत्याग्रह किए, कितने आंदोलन किए। नासिक का आंदोलन क्या लोग भूल गए? मनुस्मृति जलाने का आंदोलन क्या लोग भूल गए? आज अगर मनुस्मृति आप जला दीजिए तो आप यूएपीए में कैद हो जाएंगे, यूएपीए लग जाएगा। और बाबा साहब ने 25 दिसंबर संभवतः था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, 1927, ये 1927 के 25 दिसंबर को बाबा साहब ने अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ
मनुस्मृति दहन किया। कल्पना कर सकते हैं आंदोलन कितना बड़ा था वो। मनुस्मृति जहरीला एक ग्रंथ है, लेकिन उस जहरीले ग्रंथ को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, ऑप्शनल कोर्स में। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अभी आया है प्रपोजल। विरोध के बाद एक यूनिवर्सिटी ने उसको अभी हटाया है। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह के देश में हम जी रहे हैं इस समय, किस तरह के समाज में हम जी रहे हैं। और हम बाबा साहब को याद करने का दावा कर रहे हैं। बाबा साहब को याद करने का मतलब क्या है? अगर आप बाबा साहब के विचारों के साथ नहीं है तो मत याद कीजिए। क्यों याद करेंगे बाबा साहब को आप, जब आप उनके विचारों के साथ नहीं हैं? लेकिन अगर आप उनके साथ हैं, उनके विचारों के साथ हैं, तो आप आवाज उठाइए और डरिए मत। बाबा साहब नहीं डरे। आप देखो, अंग्रेजों के समय जब ब्रिटिश हुकूमत थी, दुनिया के एक दूसरे मुल्क की हुकूमत आपके पास, आपके देश पर राज कर रही थी, तब वो लोग संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज उसी तरह का संघर्ष करें तो आपको जेल हो जाती है, आपके घर छापा पड़ जाता है, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होने लगती है, आपको मुकदमों में फंसाने की साजिश रची जाती है। अभी एक उत्तर प्रदेश के दलित समाज से आने वाले राज्यसभा के सांसद ने कुछ कह दिया, इतनी बुरी बात लगी कि उस पर कोई आकर प्राइवेट आर्मी के लोग तलवार भांजने लगे। कल भी सुना है मैंने, उनके घर पे जुलूस निकाला गया। ये कौन सा समाज है? लेकिन उस दौर में बाबा साहब पानी के लिए संघर्ष करे, मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किए, मनुस्मृति जलाए, न जाने क्या क्या उन्होंने किया। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और बिल्कुल आखिर में एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि यह भी हमको याद रखना चाहिए कि बाबा साहब ब्रिटिश हुकूमत की वायसराय काउंसिल के मेंबर भी थे, और उसमें वायसराय काउंसिल के जो मेंबर थे वो लेबर मेंबर थे, यानी लेबर मिनिस्टर थे। और लेबर मिनिस्टर के रूप में जो काम बाबा साहब ने किए वो भारत के संपूर्ण आधुनिक इतिहास में उतने रेडिकल रिफॉर्म्स, उतने नए कानून, नए प्रावधान इंट्रोड्यूस करना, ये किसी के बूते की बात नहीं थी, ये बाबा साहब के ही बूते की बात थी कि ब्रिटिशर को भी वो कन्विंस कर देते थे कि क्या जरूरी है देश के लिए, क्या नहीं। उन्होंने खोजा नहीं कि ये दलित महिलाएं हैं कि अपर कास्ट की महिलाएं हैं। उन्होंने समूचे महिला समाज के लिए रिफॉर्म्स किए जबरदस्त, कि पुरुष और नारी, स्त्री और पुरुष दोनों की तनख्वाहों का जो भेद था, काम के घंटे थे, वो बांधा। बहुत सारे और कानून उसमें प्रतिपादित उन्होंने किया। तो काउंसिल के मेंबर, वायसराय काउंसिल के जो एक मेंबर के तौर पे उनका जो काम है, वो बाद में तो तमाम बीमा से लेकर और तमाम जो उनके काम जो हुए, रिजर्व बैंक, ये वो जितने बड़े काम थे, उन्होंने क्रमशः उसी दौरान शुरू कराए। और भारत की इंडिपेंडेंट इंडिया की जो सरकार थी, उसको उससे ताकत मिली। मैं समझता हूं कि एक का बहुत बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, जिसने इस देश को, इस देश की जनता को बहुत बड़ा योगदान किया, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस नेता को सम्मान मिला, मोहब्बत मिली, लेकिन उनको पूरी तरह समझने का प्रयास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। और वो समझने का प्रयास नई पीढ़ी कर रही है, चाहे वो विदेश में रिसर्च करके कर रही हो, चाहे देश में कर रही हो। ये खुशी की बात है, लेकिन ज़्यादा खुश होना हमें तब चाहिए जब उनके विचारों को आप अपने जीवन में अपनाएं। केवल उनके तस्वीर पर, उनकी मूर्ति पर फूल माला ही न चढ़ाएं, उनके विचारों को आप अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी अपील के साथ मैं आज की अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम।